वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जैसे हमने एडमिशंस का जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर किया था, उस चैप्टर में क्या था, हमने रीवैल्यूएशन किया था एसेट्स लायबिलिटी का। वो क्यों किया था? क्योंकि ए बी दो पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आया था। ये क्या करते हैं, अपनी एसेट्स को बढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं और सी दिखाता है कि तुम्हारी एसेट्स की वैल्यू कम है, लाइबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है। मतलब एक किस्म से दोबारा वैल्यू फिक्स करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी की। तो अगर इनका काम, इनका पलड़ा भारी होता है, यानी ये चीज प्रूव कर देते हैं कि नहीं, हमारी एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है तो लाइबिलिटी की वैल्यू हमारी उतनी ही है जितनी हमें दिखा रखी है। और ये नहीं प्रूव कर पाता तो प्रॉफिट होगा रिवॉल्यूशन का, और प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और सपोज करो उनकी एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो उसमें लॉस होता था, लॉस भी दोनों पार्टनर में ही बढ़ता था, ए और बी में। सी का कोई लेना देना नहीं था। और रिवाइज्ड वैल्यू वो एसेट्स लाइबिलिटीज में दिखाई जाती थी ओपनिंग बैलेंस शीट में। यहाँ भी कोई नई बात नहीं है, सेम एज बिल्कुल रिवॉल्यूशन का एसेट्स और लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो at the time of retirement, assets and liabilities are devalued and revaluation account is prepared same way as is done in the case of admission of a new partner. जैसा हमने एडमिशन में किया था एज इट इज करना है हमें। देयर ओनली डिफरेंस इज दैट in case of retirement the profit or loss of revaluation account divided among the all partners। बस फर्क सिर्फ इतना यहाँ ये है, ए बी सी तीन पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, तो यहाँ रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस तीनों में बटेगा। खुशी, यहाँ रिवॉल्यूशन का लॉस या प्रॉफिट जो होगा वो तीनों में बटेगा। वहां सिर्फ ओल्ड पार्टनर में बटता है, लेकिन यहाँ तो ओल्ड सारे हैं ना, ए बी सी तीनों ही ओल्ड है, तो इनमें तीनों में बटेगा। बस दैट्स ऑल, और कोई फर्क नहीं है। उसके बाद एक टॉपिक आता है एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड रिजर्व। ये हमारा रिजर्व का, रिजर्व फंड को ट्रांसफर करने का टॉपिक हमने देखा एडमिशन में भी था कि ओल्ड बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस पड़ा है तो उसको हम ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देते थे, ओल्ड पार्टनर में। लेकिन यहाँ भी फर्क सिर्फ इतना ही है, वही है कि वहां ए बी सी तीन पार्टनर, दो पार्टनर थे, सी नया आया था तो सी का इसमें कोई लेन देन नहीं करते थे। लेकिन यहाँ जो है ए बी सी तीन पार्टनर है और सी जा रहा है, तो वो तो लेके जाएगा अपना रिजर्व का प्रॉफिट, अपना रिजर्व प्रॉफिट या रिजर्व फंड जो भी है वो लेके जाएगा ना। तो यहाँ तीनों को मिलेगा, ऑल पार्टनर करेंगे ओल्ड रेशियो में। थोड़ा थोड़ा ये फर्क है बस। ये तो कॉमन सेंस की भी बात है, वहां नए पार्टनर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ना रिवॉल्यूशन से ना रिजर्व से। यहाँ पुराना जा रहा है वो तो अपना लेके जाएगा ना, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट भी। लॉस है तो वो लॉस देख के जाएगा। क्लियर? उसके बाद स्पेसिफिक रिजर्व होते थे, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम करते हैं। कैसे? जैसे 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, 8,000 रुपए का क्लेम आ गया तो 2,000 रुपए में तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। अगर क्लेम 18,000 का आ गया तो 8,000 रुपए रिवॉल्यूशन से चार्ज कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़े उसको रिवर्स एंट्री कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 देखेंगे अब। इसको एग्जाम्पल को पढ़ लो एक बार। ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3:4. This is the old ratio. On 31st March 2022, A retires and B and C decided to share profit in the ratio of 2:1. ये हमारी न्यू रेशियो है और ये हमारी ओल्ड रेशियो है।
The following balances appeared in their balance sheet: profit and loss account, employees provident fund, workmen compensation reserve, जनरल रिजर्व. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्कर्स का पैसा होता है, इसको बांटना नहीं है, इसको आप रिजर्व मत मान लेना. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है कि वर्कर्स की सैलरी में से पैसा काट के रखा हुआ है. वो मालिकों का प्रॉफिट थोड़ी हुआ, वो तो जब वर्कर वापस जाएगा उसको देना पड़ेगा. वो तो हमारी करंट लाइबिलिटी है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे हम. ये हमारी लाइबिलिटी है, नॉट रिजर्व. इट्स नॉट रिजर्व, इट्स अ लाइबिलिटी. It is agreed that workman compensation reserve is no more required. जरूरत ही नहीं है, नहीं किसी को चोट पेट नहीं लगी होगी तो उसका सारा किसी उसकी जरूरत नहीं है हमें. ठीक है, इसका मतलब इसको बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में. एंड 25% ऑफ रिजर्व इज टू ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. और रिजर्व का 25% पार्ट जो है वो डाउटफुल डेट्स के लिए रखा जाएगा. इसका मतलब 75% किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में बढ़ जाएगा. तो अब इसको करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमें गिवन है. सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे. ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है हमारे बैलेंस शीट में गिवन. इसको हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? ओल्ड रेशियो में. ये चीज याद रखनी है, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब डिवाइड करते हैं ओल्ड रेशियो में करनी है. ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन 45,000, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो ये हमारे लाइबिलिटी में होता है, यानी क्रेडिट बैलेंस होता है. इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे. वर्कमैन कंपनसेशन जब डेबिट टू ए टू बी टू सी इन देयर ओल्ड रेशियो. अब बात आई जनरल रिजर्व की. जनरल रिजर्व को इसने कहा 25% ट्रांसफर टू प्रोविडेंट फॉर डाउटफुल डेट्स. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसका 25% बैठता है 30,000, यानी 1,20,000 का 25%. रिमेनिंग कितना बचेगा? 90,000 बचेगा ना. इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे तीनों में. समझ आ गया बेटा? फिफ्टीन एग्जाम्पल देखो. A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. It is our old ratio. C retire and A or B and agree to share profit in the ratio of 1:1. Give the journal entries on C's settlement retirement at the time of in the following cases. सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन जो बुक्स में था 1 लाख था और उसके ऊपर क्लेम है 40,000 का, तो कितना बचेगा? 60 बचेगा ना. देन एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम 40,000 टू ए बी सी. 60,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जो हमारी है 3:2:1. क्लियर? ये तो बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह ही है, बिल्कुल एडमिशन की तरह ही. उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व appear 2 lakh when there is a claim 2,75,000. Claim is greater than reserve because amount of the reserve is rupees 2 lakh and amount of the claim is rupees 2,75,000. It means claim is 75,000 more than the reserve. हमारी पॉकेट में 2 लाख है, हमें खर्चा कितना करना पड़ा है? 275. तो हम क्या करेंगे? क्लेम डेबिट रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. और फिर 75,000 को किस में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. रिवॉल्यूशन को करते थे ना उसमें एडमिशन में, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवॉल्यूशन. सिर्फ फर्क कितना है कि वहां हम न्यू पार्टनर को इंक्लूड नहीं करते थे, यहाँ हम ओल्ड पार्टनर, वो रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड करके चले क्योंकि वो ओल्ड है हमारा. If investment fluctuation reserve in the books 50,000 when the value of investment market value 180 है
और बुक वैल्यू 2 लाख थी, 20,000 रिड्यूस हुई, इसका मतलब 30,000 ही डिवाइड होगा पार्टनर्स में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट जितनी रिड्यूस हुई है वैल्यू, बाकी कितना बचेगा 30,000, उसको 3 to 1 में बांट देंगे, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। When investment fluctuation reserve 20,000 and मार्केट वैल्यू जो है 2 लाख से 120 हो गई, 80,000 का नुकसान हुआ, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, जैसे उसमें वर्कमैन कंपनसेशन में हुआ था, टू इन्वेस्टमेंट। और रीवैल्यूएशन को के लॉस को एबीसी में 3 to 1 में डिवाइड कर। तो आज हम यहीं तक करेंगे इतना टॉपिक इसका। ओके बेटे।